आज चौथा लेक्चर है ना, फोर्थ लेक्चर की तरफ पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। पहले 3 लेक्चर्स में हम लोग बहुत कुछ बातें कर चुके हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर चुके हैं, मोबिलिटी की बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, फिर I इक्वल टू एन वीडी करंट है उसके बीच में रिलेशन, वीडी की वैल्यू माइनस ई टाउ अपॉन एम था, फिर वैल्यूज पुट किया, फिर v इक्वल टू आई आर प्रूव कर लिया, मतलब बेसिकली v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I प्रूव कर लिया, राइट। ओम्स लॉ प्रूव कर लिया। ओम्स लॉ प्रूव करने के बाद जो बोला जो कांस्टेंट वाला टर्म है पूरा का पूरा वो आर है, फिर आर को लिखा रो एल बाई ए और फिर रो की वैल्यू उसको कंपेयर करके निकाल ली थी एम ई अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू ई स्क्वायर इनटू टाउ, है ना, ऐसे कर लिया था पूरा का पूरा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो नंबर ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, नंबर ऑफ फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो हम इतनी बातें कर चुके थे, राइट। अब समझना आगे, है ना। इतनी बातें करने के बाद हमने कहा कुछ और भी चीजें देख लेते हैं ना, कुछ और भी मतलब बातें करते हैं हमने। उसके बाद हमने बोला कि भाई रेजिस्टिविटी इसकी तो बात की ही, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए जिसमें लेंथ बढ़ जाता है, एरिया घट जाता है, मतलब स्ट्रेचिंग की है बेसिकली, है ना, स्ट्रेच किया था। फिर हमने परसेंटेज चेंज की बात की थी, एक अभी परसेंटेज में चेंज हो रहा है कि इसका परसेंटेज बढ़ गया भाई, लेंथ में 10% इंक्रीज हो गया, 20% इंक्रीज हो गया, छोटे चेंजेस होंगे तो क्या करना पड़ेगा वो भी बात की थी, है ना। इतनी बात करने के बाद हमने बोला था कि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस पे, है ना। टेम्परेचर का इफेक्ट देखा था रेजिस्टेंस पे कि भाई अगर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे बोला गया था कोई भी कंडक्टर होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और उसका भाई कोई सेमीकंडक्टर होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी घटेगी, है ना। रेजिस्टिविटी घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, है ना। फिर ग्राफ भी बनाए थे हमने कंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए और साथ साथ किसके लिए, एलॉयज के लिए भी, राइट। ये तीनों बात कर ली थी। पर हमें आज क्या बात करनी थी, आज मैं पिछली क्लास में हमने ये बात की थी कि भाई रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बिल्कुल सही है, रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, बिल्कुल सही है, पर कितना बढ़ेगा, है ना, कि भाई वो चेंज आएगा कितना, वो तो बताओ। क्यों? क्योंकि ये कहानी तो हम 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये कहानी हम लोग किससे पढ़ के आ रहे हैं, 10th क्लास है ना। 10th क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है या रेजिस्टिविटी बढ़ती है, राइट। तो आज हम लोग उसकी बात वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, डन। तो आज 4th लेक्चर में उसकी बातें करेंगे, राइट। आ जाओ, है ना, शुरू करते हैं अभी। हाँ चलो, पक्का, हाँ समझना। पर क्या बोला गया उसकी बात करता हूं मैं पहले। बोला चेंज इन रेजिस्टेंस, है ना, जो चेंज आएगा रेजिस्टेंस में ड्यू टू टेम्परेचर, तो बोला चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस, है ना। लोगों ने बोला चेंज इन रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है उसकी बात करता हूं। बोला चेंज इन रेजिस्टेंस को अगर मैं लिखूं डेल्टा आर, है ना, तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस डेल्टा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज इन टेम्परेचर के, मतलब डेल्टा टी के, राइट। तो बोला चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, और कॉमन सेंस है भाई, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतनी ज्यादा ऐसी बातें होंगी, पक्का। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, तो भाई जो डेल्टा आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, डेल्टा टी के। इतनी बातें चमक गई है 100%। अब समझना, बोला ये एक और चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या, कि जो इनिशियल रेजिस्टेंस था, मान लो इनिशियल रेजिस्टेंस है, इस इनिशियल रेजिस्टेंस को मैं आर नॉट बोल देता हूं, अभी क्या बोल दे रहा हूं, आर नॉट, है ना। तो वो इनिशियल रेजिस्टेंस है ना। बोला ये इनिशियल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि भाई पहले कितना था, क्योंकि इनिशियली था कितना उस पर भी तो डिपेंड करेगा कि कितना चेंज आ रहा है मेरे में, है ना, कि चेंज टेम्परेचर का इफेक्ट होगा कितना, वो मेरे पहले नेचर पे भी तो डिपेंड करता है, तो उसको भी बोला गया था, राइट। तो बोला गया चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरनल इनिशियल रेजिस्टेंस, राइट। इन दोनों कंबाइन किया तो बोला एक कांस्टेंट आया, तो उसको ऐसे लिखा डेल्टा आर इक्वल टू, है ना, जो कांस्टेंट आया उसको लिखा अल्फा, है ना, आर नॉट इनटू डेल्टा टी, राइट। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टी माइनस टी नॉट। अब ये टी नॉट क्या है, टी नॉट है इनिशियल टेम्परेचर, टी नॉट इज व्हाट, टी नॉट इज इनिशियल टेम्परेचर, राइट। टी नॉट एक इनिशियल टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे आर नॉट रेजिस्टेंस है, इनिशियल टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो आर नॉट है ना।
और किसी भी टी टाइम पे टेम्परेचर अगर निकालना है तो उसकी बात कर रहा हूं मैं, राइट। तो वो चेंज इन टेम्परेचर बढ़ा दिया, टी नॉट से टी बढ़ा दिया, तो कितना आएगा उसकी। अब ये अल्फा क्या है, अल्फा को बोला गया, अल्फा कांस्टेंट तो है पर उसको बोला गया क्या, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये बोला गया। डन, ध्यान से देखो पक्का। तो बोला गया, वापस बात कर रहा हूं, बोला कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है डेल्टा आर, वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो प्रोपोर्शनल है पहली बात तो डेल्टा टी के, किसके प्रोपोर्शनल, डेल्टा टी के, है ना, चेंज इन टेम्परेचर के, और किसके प्रोपोर्शनल, इनिशियल रेजिस्टेंस के। बोला अब ये दोनों ऐसा है तो बोला ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, उसको लिखा अल्फा। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को भी लिखा अल्फा, अल्फा से डिनोट किया गया। आप ऐसा करते हैं तो मैं भी लिख रहा हूं, है ना, टेंशन ना लो। अब अल्फा को बोला गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, बात चमक रही है ना। चेंज इन टेम्परेचर क्या है, टी से टी नॉट, पक्का 100%। लिख लो इतनी बात, लिख लो इतनी बात, टेम्परेचर डिपेंडेंस की बातें चल रही है सब, है ना, लिख लो फटाफट, चलो फटाफट लिख लो ये सब। हाँ कि भाई चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया, उस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अल्फा बोला, अल्फा को लिखा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। हाँ, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, डन 100%। अब समझ बात समझना, अगर डेल्टा टी लिखूंगा डिग्री सेल्सियस में तो अल्फा भी डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए, हाँ पर लेकिन पर डिग्री सेल्सियस आएगा। अल्फा की यूनिट क्या होगी, इसकी तो यूनिट ओम है, इसकी भी यूनिट ओम है, तो ये दोनों तो बराबर हो गए। अब ये दोनों मतलब एक दूसरे को काटने चाहिए आपस में, तो डेल्टा टी की अगर यूनिट जो डिग्री सेल्सियस है या फिर केल्विन है, टेम्परेचर है बेसिकली, है ना, तो अगर डेल्टा टी की यूनिट है डिग्री सेल्सियस या केल्विन, तो उसका उल्टा अल्फा होगा, मतलब अल्फा होगा पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, है ना। तो अल्फा की यूनिट की अगर बात करूं मैं, अल्फा की यूनिट होगी पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, समझ गया, मतलब डिग्री सेल्सियस इनवर्स लिख लो या फिर केल्विन इनवर्स लिख लो, जैसे मर्जी चाहे वैसे लिख लो, है ना, कि भाई पर, क्योंकि वो कटने चाहिए आपस में, है ना, इधर केल्विन यूनिट कटेंगे, क्योंकि एलएचएस और आरएचएस की यूनिट तो सेम होनी चाहिए ना यार, 11th क्लास की यूनिट डायमेंशन की बात है ये तो, है ना, और कॉमन सेंस भी है, इधर भी ओम है तो इधर भी ओम ही आना चाहिए आखिरी में। चमक गई बात है 100%, है ना। बस ये ध्यान रखना कि अभी हम जो भी मान रहे हैं वो ये मान रहे हैं कि अल्फा कांस्टेंट है। अल्फा क्या है, कांस्टेंट, मतलब जो ये टेम्परेचर चेंज है, इस टेम्परेचर चेंज के लिए अल्फा इज कांस्टेंट, राइट। तो हमारे लिए 90% अल्फा कांस्टेंट ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन फिर भी अल्फा इज कांस्टेंट इस टेम्परेचर रेंज के लिए, डन, है ना। डेल्टा टी के लिए हम लोग मान रहे हैं कि अल्फा कांस्टेंट है, उस अल्फा की वैल्यू, उस अल्फा को बोला गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, डन 100%। आ जाओ, मिटाऊं ये सब, लिख लिया तुम लोगों ने, राइट, आ जाओ समझो। हाँ आगे बात करता हूं मैं, मैंने कहा अगर इसी को थोड़ा और अच्छे से देखूं, डेल्टा आर इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, मतलब डेल्टा आर को क्या लिख सकता हूं मैं, समझना, डेल्टा आर इज व्हाट, कोई भी टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर, है ना, आर फाइनल माइनस आर नॉट जो इनिशियल टेम्परेचर था। अब आर नॉट लिख लो, आर आई लिख लो, तुम्हारे ऊपर है, ऐसी मर्जी चाहे वैसे लिख लो, है ना, इक्वल टू अल्फा आर नॉट टी माइनस टी नॉट। अब वो फाइनल टेम्परेचर है तो फाइनल लिख लिया, फाइनल टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है, इनिशियल टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है ना। अब इसको कभी इनिशियल टेम्परेचर बोलते हैं तो कभी बोलते हैं रेफरेंस टेम्परेचर, कभी क्या बोलते हैं, रेफरेंस, है ना, तो इसका एक और नाम है रेफरेंस टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस इज आर नॉट, है ना भाई, सेम ही बात है, इनिशियल टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस आर नॉट है या फिर रेफरेंस टेम्परेचर पे, मतलब जिस पे मेजर किया गया, है ना, जिस पे मेजर किया गया, किसी भी टेम्परेचर पे तो रेजिस्टेंस देखूंगा ना, तभी तो इफेक्ट चेंज करूंगा, इफेक्ट मेजर करूंगा, राइट। अब देखो अगर ऐसी बात है तो इसको उठा के इधर लिख लिया, तो आर नॉट को उठा के ले आया, तो आर फाइनल की वैल्यू आई, आर नॉट कॉमन ले लिया,
1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी नॉट को ही ये लिख लिया, राइट। आसान आसान बातें, यहाँ कुछ है नहीं ज्यादा, है ना, बहुत ही आसान काम है, राइट। ये आ गया। अब लोगों ने बोला कि अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो बोला फॉर कंडक्टर्स, बोला फॉर कंडक्टर्स अल्फा इज पॉजिटिव, हाँ, और कॉमन सेंस है, अल्फा पॉजिटिव है तभी तो टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये वाला टर्म पॉजिटिव है, राइट। अल्फा पॉजिटिव है तो ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव, मतलब ये बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, कॉमन सेंस है। तो ऐसा चाहो तो ऐसा बोल लो कि भाई हमें पता था कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बढ़ती है, इसीलिए अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए। या फिर हम ऐसे बोल रहे हैं कि अल्फा पॉजिटिव है इसीलिए कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। भाई अल्फा पॉजिटिव है इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, आप ये बोल लो। या फिर आप ये बोल लो कि भाई हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है इसीलिए अल्फा पॉजिटिव है। सेम ही बात है, पक्का है ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा लिखा होता है कहीं किताबों में कि अल्फा पॉजिटिव है इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर्स का। अबे कॉमन सेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगला बोला ऐसे ही अगर मैं बात करूं फॉर सेमीकंडक्टर, फॉर सेमीकंडक्टर लोगों ने बोला अल्फा इज नेगेटिव, फॉर सेमीकंडक्टर अल्फा इज नेगेटिव, राइट। बोला फॉर कंडक्टर्स अल्फा इज पॉजिटिव, फॉर सेमीकंडक्टर अल्फा नेगेटिव। नेगेटिव होगा तभी तो टेम्परेचर बढ़ाने से ये वाली वैल्यू घटेगी, ये वाली वैल्यू घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है, किसका, सेमीकंडक्टर्स का, राइट। समझने के तरीके हैं, है ना, ऐसे समझना, ऐसे समझ लो, जो पिछले वाली कहानी में समझाया था वैसे भी समझ सकते हो, है ना। समझने के तरीके हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन, पक्का चमक गई बातें। सवाल दो, छोटा सा सवाल, छोटा सा सवाल समझना, है ना, लिख रहा हूं मैं, देखो, है ना, छोटा सवाल देता हूं इसी पे, है ना, कोशिश करना। पे सवाल है, लंबा चौड़ा सवाल है, ध्यान से देखो। बोला एन इलेक्ट्रिक हीटर व्हेन स्विच्ड ऑन विथड्रॉ 4 एम्पीयर करंट, आफ्टर few seconds current withdrawn becomes constant and is observed to be 3 ampere if heater is connected to 210 volt supply and temperature coefficient of heater element is 10 की पावर -3 per degree Celsius. Find final steady temperature of heater if room temperature is 20 degree Celsius. राइट, चलो कोशिश करो, पहले क्वेश्चन लिख लो पूरा और फिर कोशिश करो सवाल करने की। अब समझना, है ना, इतनी बड़ी कहानी लिखने का मैं छोटे में अब देखो समरी लिखता हूँ, है ना, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ, देखना तुम लोग, है ना, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। मैंने बोला रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, मतलब जब पहले लेके आए होंगे उसको लगाए होंगे हीटर को तो 20 डिग्री होगा, जब पहले हीटर को लगाए होंगे तो 20 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि भाई रूम पे तो इक्विलिब्रियम पे होगा ना रूम के साथ, तो मतलब इनिशियल टेम्परेचर, है ना, अगर मैं कैपिटल टी लिखता हूं ऐसे, है ना, तो टी इनिशियल है 20 डिग्री सेल्सियस, राइट। इनिशियली करंट कितना बह रहा था? करंट बह रहा था 4 एम्पियर, है ना। जो वोल्टेज लगाई गई है वो तो हमेशा 210 वोल्ट लगाई गई है, क्योंकि इसके अक्रॉस ही कनेक्ट कर रखा था। अच्छा, अल्फा की वैल्यू भी दे रखी है 10 की पावर -3 पर डिग्री सेल्सियस, ये भी दे रखा है, राइट। इतनी बातें दे रखी हैं, तो मैंने बोला आई की वैल्यू होगा 4 एम्पियर है, तो ये इनिशियल करंट है, राइट। तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना होगा भाई? वोल्टेज तो सेम ही है अपॉन इनिशियल करंट, है ना, सेम बात ही होगा ना। तो मैंने कहा भाई 210 अपॉन 4, है ना, काटा पीटी में चाहता हूं, 4 5 20, है ना, 10 तो 4 2 8 20, तो 52.5 ओम, 52.5 ओम, है ना। बोला फाइनल, बाद में करंट कितना बहने लगा? 3 एम्पियर, है ना, मतलब फाइनल करंट, है ना। तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना है? फाइनल रेजिस्टेंस है 210 अपॉन 3, तो मतलब कितना? 70 ओम्स, राइट। मतलब रेजिस्टेंस बड़ा है ना, रेजिस्टेंस बड़ा है, रेजिस्टेंस भाई वी अपॉन आई लगा रहा हूं, वी अपॉन आई इक्वल टू आर, वी इक्वल टू आई आर होता है ना, तो वी अपॉन आई हर जगह लगा लिया, पक्का
चमक गई बात है ना। तो भाई 52.5 और 70 ओम आ गया फाइनल और इनिशियल रेजिस्टेंस, मतलब टेम्परेचर में तो चेंज हुआ है। अगर ऐसी बात है तो मुझे फॉर्मूला पता था कि आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, राइट। अब देखो ध्यान से, तो मुझे फाइनल रेजिस्टेंस पता है 70 ओम है ना। इधर आर इनिशियल मल्टीप्लाई हुआ, उधर माइनस में ले गया, तो मतलब माइनस 52.5, राइट, इक्वल टू इधर आर आई मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 52.5 इधर मल्टीप्लाई हुआ होगा, उसको डिवाइड में ले गया, तो इधर 52.5 भाई इधर ये लो ऐसे लिख देता हूं, अलग अलग लिखता हूं पहले फिर मल्टीप्लाई करता हूं, ये लो है ना 52.5, अल्फा की वैल्यू 10⁻³ और ये डेल्टा टी के बराबर है। किसके बराबर है? डेल्टा टी के, राइट। 70 माइनस 52.5 इक्वल टू 52.5 इंटू 10⁻³ दिस इज डेल्टा टी के बराबर। तो डेल्टा टी निकाल सकता हूं यहां से माइनस करके, है ना। तो डेल्टा टी की वैल्यू आई मेरे पास, है ना, 70 माइनस 52.5 है ना, तो ये आएगा अपने पास 17.5 है ना। तो बोला 17.5 अपॉन 52.5 और ये 10⁻³ नीचे तो ऊपर चला गया 1000, राइट। दिस इज इक्वल टू व्हाट? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। ये पूरा कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग, है ना। डेसिमल उड़ जाएगा और सब 5 से डिवाइड कर लेना, पूरा कैलकुलेट कर लोगे, है ना। कि जो भी ये आएगा ये जाके उधर जुड़ जाएगा। तो टी फाइनल की वैल्यू 20 प्लस दिस, चमक रही है तुम लोगों को बात, है ना। टी फाइनल की वैल्यू 20 प्लस ये पूरा का पूरा, है ना। 5 से कांटा पीटी मचाना, आंसर निकाल लेना। बात चमक गई है 100%, है ना। ऐसे करना है, सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। चमक गई बात है ना। तो भाई प्रोसीजर यही है, अल्फा दे रखा था, टी इनिशियल दे रखा था, आर इनिशियल दे रखा था, सारी चीजें दे रखी थी, मैंने आंसर निकाल दिया। पक्का? डन? हाँ, वोल्टेज दे रखा था, इनिशियल करंट दे रखा था, तो इनिशियल रेजिस्टेंस निकाला, फिर फाइनल रेजिस्टेंस निकाला, फिर मैंने भाई ये फॉर्मूला लगा लिया, आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, राइट। डन, है ना। हाँ, अब क्या होता है, बस ऐसे सवालों में कैलकुलेशन ही गंदी आती है और कुछ होता नहीं है ना। कैलकुलेशंस गंदी होती है, यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा आसान लिया है ना। बहुत बार पेपरों में गंदी कैलकुलेशन आ जाती है तो बच्चा उसमें फंस जाता है बस, है ना। और तो फिजिक्स नाम से कुछ नहीं है, फिजिक्स के नाम से कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल। डन, एक और सवाल दो, एक और है ना, आ जाओ समझना। पक्का है ना। तो ये वाला है, इसमें जब वो रेजिस्टेंस को डाला गया इस बात में, तो उसका रेजिस्टेंस आया 50 ओम, देखा गया 50 ओम था। इसमें देखा गया 100 ओम है, इसमें देखा गया 60 ओम। बेसिकली करते क्या है, एक रेजिस्टेंस डाल दिया यहाँ पे और सर्किट लगा रखा है, मतलब बैटरी लगा रखा है, एमीटर लगा रखा है। तो बैटरी पता है कितने की लगा रखी है, एमीटर लगा देख लिया कितना करंट बह रहा है, तो उससे रेजिस्टेंस बता दिया। फिर वापस उसी सर्किट को लाके यहाँ पे डाला गया, रेजिस्टेंस को इसमें डाला गया स्टीम वाले में, है ना। फिर देखा गया कि कितना करंट है, फिर रेजिस्टेंस निकाला गया तो पता गया कि ये रेजिस्टेंस है। फिर ऐसा उठा के दूसरे में डाला गया, राइट। फिर उठा के इसको एक और में डाला गया जो अननोन सिस्टम है, उसमें वापस डाला गया, है ना। और देखा कि वापस करंट कितना आ रहा है, फिर रेजिस्टेंस निकाला गया, तो बोला गया अब इस अननोन वाले का टेम्परेचर बता दो। बात समझ रही है, ये प्रैक्टिकल वे है ना, टेम्परेचर मेजर करने का करंट के थ्रू, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पे करने के थ्रू करके आप कैसा काम कर सकते हो, है ना। चलो फटाफट करो, फटाफट कोशिश करो भाई साहब, है ना। हाँ, डरो मत, कोशिश करो। मैं करूं देखो, है ना। इसका टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस स्टीम, मतलब इसका टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये अननोन है तो इसका मान लो टी, यही तो निकालना है ना। मैंने कहा इस पे लगाता हूं, मेरी बात समझना, मैंने कहा इस पे लगाया हूं, है ना, ध्यान से समझना। हाँ, ये 50 है, ये 100 है। अब मैंने कहा पहली बात तो आंसर ये 50 है, ये वाला 60 है, तो टेम्परेचर 50 से तो 0 से तो ज्यादा है, टेम्परेचर 0 से तो ज्यादा है और 100 से कम है। टेम्परेचर 0 से ज्यादा दिख रहा है, 100 से कम दिख रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना।
मैंने कहा पहले वाले में कंडीशन लगाता हूं, देखना तुम लोग, है ना। पहले वाले में जो पहला कहानी दे रखा है उसमें कंडीशन लगाता हूं। देखो इन दोनों के बीच में लगाया तो क्या लिखा मैंने, ये फाइनल ले लिया, ये इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब R100 माइनस R0 इक्वल टू R0 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। चेंज कितना है 100 का, R100 माइनस R0 इक्वल टू R0 अल्फा इंटू 100। डन। आगे बात करता हूं, बोला अब इन दोनों के बीच में करता हूं, मतलब इसको फाइनल मान लेता हूं, इसको इनिशियल, राइट। आप इसको भी मान सकते हो, इन दोनों के बीच में कर लो, पर मैंने कहा इसमें मान लेता हूं क्योंकि अब दिख रहा है कि टेम्परेचर बढ़ता हुआ तो आसान लग रहा है, तो इसको फाइनल, इसको इनिशियल, राइट। तो अब की बार क्या लिखूंगा मैं, R60 माइनस R0 इक्वल टू R0 अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर पता नहीं है तो T माइनस 0 तो T ही तो निकालना है। डन। ये वाला 2, ये वाला 2 तो ये वाला 1। बोला चलो दोनों को डिवाइड कर लेता हूं, है ना, 2/1 कर लेता हूं। 2/1 करूंगा तो क्या होगा, R0 अल्फा कट गया, दिस अपॉन दिस कर रहा हूं तो मतलब R60 माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इक्वल टू अल्फा ये समझ चुके हैं तो T/100। चमका ही नहीं तुम लोगों, बात चमकी है 100% की भाई। R60 माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0, है ना, इक्वल टू T/100, है ना। अब कुछ है नहीं, वैल्यू पुट कर लो। 0 डिग्री पे टेम्परेचर कितना है 50, 0 डिग्री पे टेम्परेचर 50, तो यहाँ 50, 60 पे कितना है 60 भाई, ये 60 भाई, 60 तो नहीं, बेसिकली यहाँ पे तो T लिखना चाहिए था क्योंकि T तो पता करना है, 60 तो रेजिस्टेंस ही है उसका, 60 तो रेजिस्टेंस है, वो ऐसा हो गया है ना, 100 सेम हो गया तो ऐसी बात चली गई, है ना, तो T हो गया। अब समझो RT माइनस R0 को निकाला, अब किसी भी T टेम्परेचर पे वो है कितना 60, तो 60 माइनस 50 तो कितना बचा 10, यहाँ पे 100 माइनस 50 तो यहाँ पे कितना बचेगा 50, राइट। तो ये कितना आएगा देखना, वैल्यूज पुट कर रहा हूं और कुछ नहीं है, देखो वैल्यूज पुट करता हूं, है ना। RT की वैल्यू है 60 माइनस R0 की वैल्यू है 50 अपॉन R100 की वैल्यू है 100 माइनस इसकी वैल्यू है 50 इक्वल टू T/100, राइट। तो ये 10 बचा, 10 अपॉन 50, 0 ने 0 को मार दिया, इंटू 100 इक्वल टू T। अब 5 ने इधर काटा पीटी मचाई तो ये बचा 20, तो मतलब T की वैल्यू आई 20 डिग्री सेल्सियस, राइट। मतलब इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। बात समझ रही तुम लोगों को, ये प्रैक्टिकल तरीका है, ये प्रैक्टिकल तरीका है कैलकुलेट करने का, ये प्रैक्टिकल तरीका है कैलकुलेट करने का, है ना। बहुत बार टेम्परेचर किसके थ्रू, हीटिंग इफेक्ट को देखते हुए, टेम्परेचर की वेरिएशन को देखते हुए। अब तुम देखो तो अल्फा वल्फा का कोई जरूरत नहीं है, बस इतनी जरूरत है कि मुझे ये पता हो कि अल्फा कांस्टेंट है, उस टेम्परेचर रेंज के लिए अल्फा कांस्टेंट हो, बस इतनी सी बात है ना। अगर इतनी बात हो तो कोई इशू ही नहीं है, कोई इशू नहीं है। चमक गई बात 100%। आगे बढ़ू, एक और सवाल दू छोटा सा, एक और सवाल छोटा सा, एक और सवाल, हाँ देखो ध्यान से, एक और सवाल। एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, बोला एक और सवाल ये कुछ ऐसा, बोला इधर है V, इधर है I, राइट। VI ग्राफ है, पर लेकिन एक ही के लिए दो ऐसे बने, एक बना T1 टेम्परेचर पे, एक बना T2 पे, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे किसी रजिस्टर के लिए प्लॉट किया गया है ना। एक बना T1, एक बना T2। बोला ये वाला एंगल थीटा है और ये वाला एंगल भी थीटा है, पर लेकिन चमका, वो वाला थीटा तो ये भी थीटा। तो मुझसे बोला गया कि फाइंड T2 माइनस T1 इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है ना, वो बताना है। टेम्परेचर भाई ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटी थीटा के टर्म्स में, है ना, थीटा के कैसे प्रोपोर्शनल है, T2 माइनस T1 थीटा के कैसे प्रोपोर्शनल है ना, वो बताना है।
कि T2 माइनस T1 थीटा पे कैसे डिपेंड करेगा, ये बताना है। समझ रही ये बात? करो फटाफट, चलो चलो कोशिश करो। फटाफट ट्राई करो, ट्राई करो। T2 माइनस T1 कितना कैसे प्रोपोर्शनल है थीटा के, वो बताना है। अगर तुम्हें ये तो पता ही होगा यार, है ना, हमें ये तो पता ही होता है क्या कि VI स्लोप का ग्राफ रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है? रेजिस्टेंस, है ना। चलो करो, कोशिश करो फटाफट, फटाफट कोशिश करो, लगो काम पे, है ना। VI का ये ग्राफ है और T2 माइनस T1 इज प्रोपोर्शनल टू क्या, ये पूछा गया है। तो मैं ऑप्शन लिख देता हूं, है ना, तुम लोगों को शायद चमकेगा, है ना। ऑप्शन है साइन थीटा, बी साइन 2 थीटा, सी कॉट 2 थीटा, डी tan 2 थीटा, है ना। क्या ऑप्शन होगा ये बताना है। चलो अब करो, है ना, कि भाई T2 और T1 का ये ग्राफ है, बोला फाइंड T2 माइनस T1 किसके प्रोपोर्शनल है ना, ये पूछा गया। चलो, हाँ, साइन थीटा, साइन 2 थीटा, कॉट 2 थीटा, tan 2 थीटा। अब क्लियर है थोड़ा सा क्या निकालना है ना। चलो अब ट्राई करो, अब कोशिश करो, बताऊं क्या। हाँ देखो 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 ध्यान से, मैं करता हूं, है ना, मैं करता हूं, इसको मिटाता हूं और फिर करता हूं। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से देखना, हाँ सॉल्यूशन करता हूं मैं, समझना समझना। बोला V और I का स्लोप, मतलब इस T1 के लिए अगर रेजिस्टेंस R1 बोलूं तो R1 और R2 रेजिस्टेंस लिखता हूं पहली बार, है ना। R2 रेजिस्टेंस तो सिंपली होगा, इस लाइन का स्लोप क्या है, tan थीटा, तो इसका स्लोप tan थीटा। भाई V और I का स्लोप ही तो देता है ना रेजिस्टेंस, तो V और I का स्लोप है tan थीटा। R1 देखो तो भाई ये पूरा होता है 90, तो मतलब ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा, राइट। तो मतलब जो स्लोप एंगल बना रहा है I वाले से, तो कितना बना रहा है 90 माइनस थीटा, तो R1 इज tan 90 माइनस थीटा। ये बात समझिए, tan 90 माइनस थीटा इज व्हाट, cot थीटा। पक्का 100%। तो बोला गया कि भाई पहले T1 और ये वाला क्या T2, है ना। दो ऐसी सी बात आई, मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब समझना, मैंने बोला R1 लिखता हूं, R1 को मैं ये लिख सकता हूं R0 1 प्लस अल्फा T1, है ना। मैंने R0 वो टेम्परेचर ले लिया जब वो 0 डिग्री पे था, कितने पे, 0 पे, है ना, तो T1 लिख लिया। वैसे ही पे R2 लिखा, R0 1 प्लस अल्फा T2। अब मैंने दोनों को माइनस कर लिया, मतलब इन दोनों को माइनस किया, दिख रहा है T1 ज्यादा है T2 कम है, तो इन दोनों को माइनस किया, तो मैंने लिखा R1 माइनस R2। अब ये R0, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, R0 से मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूं, तुम्हें विजुअलाइज करने में आसान होगा। प्लस R0, इधर भी मल्टीप्लाई कर लेता हूं, R0 प्लस R0, राइट। माइनस करता हूं तो R0 ने R0 को मार दिया, इन दोनों को मारेंगे तो R0 अल्फा तो कॉमन आ गया, है ना। और ये आया T1 माइनस T2, राइट। तो अब ये तो कांस्टेंट है R0 अल्फा, तो मतलब T1 माइनस T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके, तो मतलब T1 माइनस T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 माइनस R2। पर R1 की वैल्यू है कहां गया, cot थीटा, R2 की वैल्यू है tan थीटा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R1 की जगह लिखता हूं cot थीटा, माइनस R2 की जगह लिखता हूं tan थीटा, राइट। तो T1 माइनस T2 इसके प्रोपोर्शनल है, cot थीटा माइनस tan थीटा। अब मुझे सिंप्लीफाई करके लेके आना होगा, क्योंकि ऑप्शंस के टर्म में ऑप्शन था cot 2 थीटा, tan 2 थीटा, sin 2 थीटा, sin थीटा, है ना। तो मुझे मतलब इन दोनों को कंबाइन करना है। और यहां तक बात चमकी, इसके बाद क्योंकि मैथ्स है वो तो मैथ्स करूंगा, पर लेकिन हाँ यहां तक बात चमकी है तुम लोगों कि T1 माइनस T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 माइनस R2 विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cot थीटा माइनस tan थीटा। क्यों, क्योंकि R1 इसका स्लोप कितना होगा tan 90 माइनस थीटा, इसका स्लोप कितना होगा tan थीटा। चमक गई बातें, 100%। मिटा दूं ये सब,
है ना। देखो उधर मिटाता हूँ, है ना, ऑफिस को सॉल्व करता हूं मैं। अब तो मुझे बेसिकली cot थीटा माइनस tan थीटा को सिंप्लीफाई करना है, तो उसको सिंप्लीफाई करता हूं, राइट। cot थीटा को लिख लिया cos अपॉन साइन, माइनस साइन tan थीटा को लिख लिया साइन अपॉन कॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो मैंने इसको लिखा, मतलब एलसीएम ले लिया बेसिकली, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चमक रही है बात तुम्हें? पक्का? अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, और ऊपर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस 2 थीटा, राइट। अब इन ये आएगा कितना, tan cot 2 थीटा। चमक गई बात, है ना। तो मतलब भाई आंसर कितना है मेरे पास, cot 2 थीटा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, cot 2 थीटा के। अरे चमकी है तुम लोगों को बात चमकी है ना। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो cos 2 थीटा, है ना, और sin 2 थीटा तो नीचे लिखा ही हुआ है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, cot 2 थीटा, राइट। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, cot 2 थीटा के। मतलब सही ऑप्शन कितना है, सी। क्या है, सी। चमक गई बात। एक और सवाल दो, एक और सवाल, लास्ट सवाल इस पे। मैंने कहा देखो एक और सवाल ये है, बोला 2 रेजिस्टेंस है, एक है R1, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा है, और एक और है R2, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट बीटा है। बोला व्हेन R1 एंड R2 is applied in series, when R1 and R2 is applied in series, then the system have no effect of temperature change। बोला एक का टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा है, एक का टेम्परेचर कोएफिशिएंट बीटा है, दो ऐसे हैं, R1 का अल्फा, R2 का बीटा। बोला दोनों को सीरीज में लगाया तो सिस्टम हैव नो इफेक्ट। अबे कॉमन सेंस है, मेरी बात समझना, ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो कोई टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस तुमने यहाँ पे बनाया 100 ओम का, तुम लेके गए तुम भाई जम्मू, मान लो वहां टेम्परेचर कम हो गया, अगर कोई मेटल है उसका टेम्परेचर कम हो गया तो मतलब उसका रेजिस्टेंस घट गया, तो यहाँ पे 100 था, वहां गया 50 हो गया। तुम लेके गए, तुम्हारा अप्लायंस सही काम कर रहा था, वहां ले गए अप्लायंस बेकार हो गया। चमक रही है बातें, ऐसा हो सकता है ना। तो इसीलिए भाई अवॉइड करने के लिए मुझे ऐसा रेजिस्टेंस बनाना चाहिए सर्किट में कि भाई वो टेम्परेचर चेंज ना हो, भाई टेम्परेचर चेंज हो पर लेकिन रेजिस्टेंस चेंज ना हो, हाँ, रेजिस्टेंस में ज्यादा वेरिएशन ना आए, राइट। तो इसीलिए ये सवाल है, राइट, प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल। हाँ ट्राई करो, फिर करता हूं, नहीं तो फिर मैं ट्राई करो एटलीस्ट फटाफट, राइट। चलो बात समझना भाई, सीरीज में लगाया मतलब R1 प्लस R2 हो गया। अब बोला टेम्परेचर चेंज करने के बाद भी वही है, मतलब अगर R1 की वैल्यू बढ़ के हो गई R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा टी, है ना, और R2 की वैल्यू हो गई है R2 प्लस R2 अल्फा डेल्टा टी, ये दोनों अभी भी इक्वली है। इसका मतलब यही तो है ना कि ये दोनों अभी भी इक्वली है भाई। R1 प्लस R2 इक्वल टू R1 प्लस R1 अल्फा डेल्टा टी प्लस R2 प्लस R2 अल्फा डेल्टा टी। R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा टी होता है ना, तो R1 में ऐसा जोड़ लिया। अगर ये दोनों अभी भी इक्वल हैं तो मतलब R1 ने R1 को मार दिया, R2 ने R2 को मार दिया। इसका मतलब ये भी है कि R1, अच्छा ये अल्फा तो एक का बीटा है ना, एक का बीटा है, राइट। तो इसका मतलब R1 अल्फा डेल्टा टी प्लस R2 बीटा डेल्टा टी शैल बी इक्वल टू 0। अब डेल्टा टी तो कचड़े में चला गया, मतलब भाई कॉमन लेके 0 में डाल दिया उसको, है ना। तो ये कितना बच गया, R1 अल्फा प्लस R2 बीटा इक्वल टू 0।
इसका मतलब यह है कि अगर मैं देखूं कि भाई इसको उठा के इधर ले आऊं, तो बोला R1 अपॉन R2 शैल बी इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन अल्फा। ये रिलेशन होना चाहिए R1 R2 और बीटा और अल्फा में, अगर मुझे ऐसी बातें बोली गई हैं तो, राइट। मुझे ये कहानी दी गई तो हमने बोला कि क्या रिलेशन होना चाहिए, तो ये रिलेशन होना चाहिए, है ना, R1 अपॉन R2 शैल बी इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन अल्फा। चमकी ये बात तुम लोगों को, है ना, प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल है, प्रैक्टिकल बेस्ड, है ना, डन। तो आज पूरी कहानी हमने किसके बारे में पढ़ी कि भाई टेम्परेचर चेंज पे, है ना, टेम्परेचर चेंज पे सवाल करवाया मैंने तुम लोगों को, R इक्वल टू R नॉट प्लस अल्फा डेल्टा टी पे, है ना, R नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी या R नॉट प्लस R नॉट अल्फा डेल्टा टी, राइट। तो ये पूरी की पूरी कहानी टेम्परेचर डिपेंडेंस की रेजिस्टिविटीज पे, है ना। अगली क्लासों में हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे कि एक वायर बाउंड रेजिस्टर्स और कार्बन रेजिस्टर्स होते हैं, तो उन पे बात करेंगे, है ना, और फिर कुछ सवाल करेंगे सीरीज पैरेलल वगैरह पे, राइट। चलो आज के लिए इतना ही, है ना, थैंक यू। कोई डाउट है मुझसे पूछ सकते हो।